नमस्कार सभी को। दोस्तों, जब देश का कोई नागरिक किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने वैलिड इंडियन पासपोर्ट के साथ खड़ा होता है, तो वो बस एक इंसान नहीं होता है, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर उसको अननेसेसरी परेशान किया जाए, और वो भी इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए क्योंकि वो भारत के एक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का निवासी है, तो ये घटना हम सब के लिए एज अ इंडियन चिंता का विषय होना चाहिए, खास तौर पे हमारी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये फिर इंडिविजुअल मैटर नहीं रह जाता है। कुछ ऐसी ही घटना हुई है हमारी अरुणाचल प्रदेश की एक बेटी, एक बहन के साथ। क्या पूरा मैटर है उसको तो अभी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये घटना अपने आप में दर्शा रही है कि चाइना अब बस केवल चुपके से घुसपैठ नहीं कर रहा हमारे सीमाओं पे, बल्कि खुले तौर पे जो हमारा राष्ट्रीय सम्मान है, जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उस पर डायरेक्ट और पब्लिक अटैक कर रहा है। तो सबसे पहले हुआ क्या है हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं पेम वांगजाम, और ये चाइना के संघाई के पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे ट्रांजिट के लिए रुकी थी जब वो लंदन से जापान की यात्रा कर रही थी। अब यहाँ पे जो चाइना के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने उनका भारतीय पासपोर्ट ये कह के इनवैलिड बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है ही नहीं, वो तो चाइना का हिस्सा है। पेम बताती हैं कि उनको इसके लिए 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया, और इस दौरान उनको बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया, और जो रेशियल मॉकरी होती है एक तरीके से वो की गई। उनसे कहा गया कि आप दिखती भी चाइनीज जैसी हैं, तो आपको चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए। अब आप सोच के देखिए, ये अपने आप में भारत के लिए कितना अपमानजनक बात है कि भारतीय मूल के एक नागरिक को, जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर है, उसको 18 घंटे के लिए डिटेन किया जाता है। ये केवल उसका नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, और चाइना की ओर से भारत को एक खुला चैलेंज है। चीनी अधिकारियों का ये व्यवहार न केवल अंतर्राष्ट्रीय जो भी ट्रेवल नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन करता है, बल्कि भारत के संविधान का, उसके तहत मिले हमारे नागरिकता के अधिकारों का सीधे तरीके से डिसरिगार्ड है। और हमें समझना होगा कि ये कोई अकेली आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये चाइना की बाकायदा स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसके तहत वो अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहकर चाइना की जमीन घोषित करता रहा है। और इस घटना पे अभी तो भारत की ओर से कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन उल्टा चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक आधिकारिक और आक्रामक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो जोंगनांग है, यानी कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वो चीन का हिस्सा है। चीन ने भारत के अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है, ये उनका ऑफिशियल बयान है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना इसको ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है, वो नहीं कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसको अब खुल के अपना बता रहा है। यानी चाइना अब सीमा पे सिर्फ घुसपैठ नहीं कर रहा है, वो सार्वजनिक रूप से जो भारत की संप्रभुता है उसको चुनौती दे रहा है। और ये उस समय हो रहा है जब भारत और चाइना के बीच में पूर्वी लद्दाख का जो बॉर्डर है, जो वहाँ पे स्टैंड अप चल रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पे कई दौर की बातचीत भी चल रही है। यानी एक जगह के स्टैंड अप को खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है, और दूसरी जगह पे चाइना नए विवाद खड़ा कर रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि चाइना की कथनी और करनी में कितना फर्क है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे दुख की बात है, या यूं कहें कि जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, वो ये कि इतने गंभीर राष्ट्रीय अपमान पे भी भारत का विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से खामोश है। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद पे, जहां चाइना खुलेआम भारत की जमीन पे दावा ठोक रहा है, एक भारतीय नागरिक को 18 घंटे तक डिटेन कर रहा है, उसके पासपोर्ट को फर्जी बता रहा है, एमईए की ओर से कोई भी आधिकारिक या रिकॉर्डेड बयान नहीं आया है। जो भी खबरें चलाई जा रही हैं वो केवल सरकारी सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने चाइना को औपचारिक रूप से विरोध पत्र जारी किया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जब चाइना ओपनली मीडिया के सामने आके अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है, तो फिर हम सूत्रों के हवाले से क्यों चल रहे हैं? अगर हमने वाकई में इतना कड़ा विरोध किया है, तो चाइनीज राजदूत को बुलाने और किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में हमें संकोच क्यों हो रहा है? क्या ये चुप्पी भारतीयों का मनोबल नहीं तोड़ेगी? क्या ये अच्छा संदेश जाएगा हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है वहाँ पे? क्या ये चुप्पी ये नहीं दिखा रही है कि दिल्ली किसी भी तरीके के बड़े जोखिम लेने से बचना चाह रही है, चाहे यूएसए का मामला हो या चाइना का मामला हो? भारत सरकार इतना चुप क्यों हो जाती है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। चाइना हमें ओपनली ललकार रहा है, और हमारा जवाब सूत्रों से आ रहा है, इंटरनल मीडिया सर्कल से आ रहा है। ये कौन सी विदेश नीति है, इसको डिफाइन करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू खुद सामने आके ये जो हुआ है इस घटना की निंदा की है, और वापस से रीअफर्म किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन सवाल ये है कि ये राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। डिप्लोमेटिक लेवल से लेके जो भी माध्यम अवेलेबल है सब पे देना होगा। ये सूत्रों से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वैसे भी हमारा बहुत सेंसिटिव एरिया है। अगर हम इस पे चुप रहते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में एक कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी का भाव पैदा होगा। और पेम वहाँ से चाइना के एयरपोर्ट से तब निकल पाई हैं, वो भी 18 घंटे बाद, जब भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने जाके उनकी मदद की। दोस्तों, हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि चाइना की ये कार्रवाई उसका जो एक व्यापक रणनीति है उसका हिस्सा है, जिसको टोकनाइजेशन कहते हैं। देखो, चाइना कर क्या रहा है कि लगातार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नामों को बदल के उनका चीनी नाम रख रहा है। 2017 में चीन ने सबसे पहले अरुणाचल की 6 जगहों के चीनी नाम जारी किए थे। 2021 में 15 और स्थानों के नाम बदले। लेकिन अब ये नाम बदलने की प्रक्रिया केवल मानचित्रों तक सीमित नहीं है।
अब भारतीय नागरिकों के साथ इस तरीके का व्यवहार करके चाइना एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनाना चाह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश एक डिस्प्यूटेड लैंड है जिस पे भारत ने कब्जा किया हुआ है। और चाइना सालों से जो एलएसी है, खासतौर पे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमाओं पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। वहाँ पे सियाको कांग नामक सीमावर्ती गांवों का निर्माण कर रहा है और इन गांवों में सैनिकों और नागरिकों को बसाया भी जा रहा है। और इनको बसाने के पीछे दो उद्देश्य हैं। एक तो मिलिट्री सर्विलेंस इनके लिए आसान हो जाता है सीमा पे। दूसरा, जब सीमाओं पे इनके नागरिकों की उपस्थिति बढ़ जाएगी, वो मजबूत हो जाएंगे, तो भविष्य में कभी डिमार्केशन करना होगा तो इनका पलड़ा भारी रहेगा। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 2021 में सुबनसिरी जिले में भारतीय क्षेत्र के अंदर लगभग 4.5 किलोमीटर अंदर चीनी गांव की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी। मतलब एक चीज क्लियर है, जैसा अभी परसों राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसको भारत में मिला सकते हैं, सीमाएं हैं, सीमाएं बदल सकती हैं। तो वहां पे हमारे रक्षा मंत्री पाकिस्तान पे इतना मुखर होके बोल रहे हैं, वहां वो जो बोल रहे हैं यहाँ पे चाइना वो लिटरली कर रहा है। और मामला केवल अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया तिब्बत में भी चाइना बहुत कुछ कर रहा है। वहाँ पे काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन बिछाना, सीधे तौर पे जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा को प्रभावित करें, ऐसे ऐसे काम कर रहा है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर पे आपको पता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को विकसित कर रहा है, जिससे भारत की जो वाटर सिक्योरिटी है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। और इस पे जो हमारी चुप्पी है ना, वो पूरे रीजन में भारत की नेतृत्व क्षमता को कमजोर करके दिखाता है। और बात केवल चाइना तक भी नहीं है, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश जिनके भारत से कभी बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, वो भी अब सीमा विवाद को लेकर भारत को खुली चुनौती दे रहे हैं। नेपाल ने भारत के कई हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जब भारत अपने नॉर्दर्न फ्रंट पे चाइना से कमजोर दिखता है, तो ये जो छोटी पड़ोसी देश हैं वो भी चाइना की ओर ज्यादा झुकते हैं, हमारे प्रति ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। और जो कहीं ना कहीं हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, जिसको इतने गाजे बाजे के साथ लाया गया था, उस पर भी बहुत गहरा आघात लगता है। विदेश नीति में जोरदार बयानबाजी करना और वास्तविक जो डिप्लोमेसी है उसमें बड़ा अंतर होता है। जहां एक ओर भारत अपनी छवि विश्व गुरु, डंका बजाने वाला बना रहा है, वहीं दूसरी ओर एक शक्तिशाली राष्ट्र का लक्षण ये तो नहीं हो सकता ना कि वो अपने नागरिकों के अपमान पे, अपनी संप्रभुता के हमले पे सूत्रों के हवाले से जवाब दे। इसीलिए ये अब बहुत जरूरी है कि चाइना के मसले पे हम रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिव होकर जवाब दें। एक्चुअली अभी तो हम ढंग से रिएक्टिव भी नहीं हो पा रहे हैं। भारत को अब चाइना के हर आधिकारिक दावे को आधिकारिक और सार्वजनिक मंच पे स्पष्ट रूप से नकारना होगा, उसका कड़ा जवाब देना होगा। जैसे चाइना ने माओ निंग से अपना बयान दिलवाया, वैसे ही भारत को भी अपने विदेश मंत्री या प्रवक्ता से डट के इसका जवाब दिलवाना चाहिए। और भारत को अब तिब्बत के मुद्दे पर भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि तिब्बत 1949 से पहले एक स्वतंत्र देश था, एक ऑटोनमस रीजन था जिसपे चाइना ने कब्जा किया। तो वहां पे चाइना के जितने भी सैन्य या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, उस पे भारत को गहरी आपत्ति हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दर्ज करानी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी चाइना से हमारा बॉर्डर है, वहां पे सीमावर्ती सड़कों, पुलों और गांवों में तेजी से विकास करना चाहिए, ताकि चाइना का जो सियाओ कांग रणनीति है उसको हम काउंटर कर सकें। और भारत को अपने जो भी सहयोगी हैं, चाहे क्वाड हो, G7 हो, इनके साथ मिलकर चाइना की इस आक्रामकता को उजागर करना चाहिए और अरुणाचल प्रदेश पे जो हमारा ऐतिहासिक अधिकार है उसको मजबूती से पेश करना चाहिए। देश की सुरक्षा और गौरव किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर होती है और ये घटना एग्जैक्टली उसी को पॉइंट आउट कर रही है कि राष्ट्रवाद केवल घर के अंदर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को संतुष्ट करने के लिए नहीं होता। ये वाकई में जब बाहरी खतरा है तो उससे देश की रक्षा करने के लिए होता है, और वहीं पे इसकी असली परीक्षा होती है कि आप में कितना राष्ट्रवाद है। जब चाइना जैसा शक्तिशाली प्रतिद्वंदी खुलेआम भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है और हमारे नागरिक विदेश में अपमानित हो रहे हैं, तब भी अगर दिल्ली चुप रहती है तो फिर यह राष्ट्र की सुरक्षा पे एक गंभीर खतरा है। इसीलिए हमारा सवाल जो है वो देश के उस नेतृत्व से है जिसकी जिम्मेदारी है देश की अखंडता को, देश की संप्रभुता को बनाए रखना, बचाए रखना। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, चाइना के इस प्रोवोकेशन का भारत को कैसे जवाब देना चाहिए? क्या चुप रहना यहाँ पे एक अच्छा विकल्प है, या चाइना को उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।